गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे पेपर राजनीतिक सिद्धांत में हम व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहारवाद में हमने पिछली कक्षा में देखा कि डेविड स्टेन ने जो 8 अपनी जो विशेषता बताई थी, जिसमें हमने नियमन, सत्यापन, तकनीक पद्धति, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता, इन सभी के अध्ययन करने के बाद आज हम देखेंगे कि जो व्यवहारवादी चिंतक और डेविड स्टेन ने जो व्यवहारवाद के संबंध में जो अपने विचार दिए, उनकी क्या उपयोगिता है। यहाँ कहें कि व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान पर क्या प्रभाव रहा है, उसके संबंध में हम आज अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, व्यवहारवादी क्रांति के प्रारंभिक दौर में परंपरागत विचारकों और व्यवहारवादी विचारकों के बीच शीत युद्ध के जिस वातावरण को जन्म दिया, वह आज समाप्त हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि व्यवहारवादी जो क्रांति हुई, उसके जो शुरुआती दौर की बात करें कि कुछ हमारे जो राजनीति विज्ञानी जो परंपरागत विचारों में विश्वास रखते थे और कुछ जो व्यवहारवादी विचारक थे जो बिल्कुल परंपरागत विचारकों से बिल्कुल भिन्न थे, तो दोनों के मध्य एक प्रकार का जो शीत युद्ध का जो वातावरण था, वो लगभग आज समाप्त हो चुका है। हमने एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर लिया है जिसमें व्यवहारवाद का उचित मूल्यांकन संभव है। मतलब उस दौर में आ चुके हैं जहाँ पर हम व्यवहारवाद का पूरी तरह से एकदम पर्टिकुलर उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन सही ढंग से कर सकते हैं। व्यवहारवाद की कुछ निश्चित रूप से कुछ उपयोगिता हैं, जिससे मानना पड़ेगा कि हाँ, व्यवहारवाद की वजह से हमारे इस विषय में कुछ नवीनता आई, कुछ बदलाव आए। तो देखिए, पहले अपन देखेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो व्यवहारवाद केवल मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण मात्र नहीं है, वरन ये तो राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को एक नवीन रूप से प्रस्तुत करने का साधन है। आप केवल एक दृष्टिकोण मत मानो, एक अप्रोच मत मानो कि केवल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, यह नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर क्या है कि ये हमारी राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के लिए जो समस्त विषय वस्तु है उसको नवीन रूप से प्रस्तुत करने का एक प्रकार का एक साधन है। तथा व्यवहारवाद केवल सुधार ही नहीं, अभी तो एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, रिक्रिएशन की एक प्रोसेस है। और तथा इसने राजनीति विज्ञान को एक नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धति, उच्चतर परिस्थिति और नवीन दिशाएं, उससे बढ़कर एक अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की, जो आज तक पहले कभी नहीं थी। वो चीज़ हमारे राजनीति विज्ञान ने किसने दी? व्यवहारवाद ने दी। नए मूल्य, नई वैल्यूज़ और नई भाषा, नई पद्धति और उच्चतर परिस्थिति, नवीन दिशाएँ जो दी हैं, वो केवल व्यवहारवाद ने दी है। व्यवहारवाद से पहले हमारे ये राजनीति विज्ञान में कभी नहीं थी। दूसरी बात करें कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञानियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। हम बाहर निकले, हम केवल परंपरागत विचारों वो यूँ कहें कि मूल्य, नैतिकता, आदर्श वहीं तक सीमित थे, राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित थे। इससे बाहर हम कभी भटकते नहीं थे। आज हमने देखा कि नहीं, हमारा दायरा बहुत ही विस्तृत है। हम औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे, हम औपचारिक से अनौपचारिक संस्थाओं की तरफ बढ़े, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की तरफ बढ़े। हमने देखा कि नहीं, हमारा दृष्टिकोण व्यापक बनाना जरूरी है। और ये केवल किससे बढ़ा? व्यवहारवाद से बढ़ा। उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अंतःशास्त्रीय उपागम का हमने निर्माण किया कि हमारा एक जो समाज विज्ञान है उसका दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में भी किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसलिए यूँ कहें कि व्यवहारवादियों ने इस विचार को अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का जो एक निर्माण किया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए रॉबर्ट डेल का कथन है कि राजनीतिक अध्ययनों को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, उपलब्धियों और दृष्टिकोण से निकट संपर्क लाने में पूरी तरह से हमें सफलता प्राप्त हुई। यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तीसरी, राज वैज्ञानिकों ने अब तक सामान्य ऐसे दार्शनिकों के रूप में कार्य करते थे जो केवल नैतिक मूल्यों, आदर्शों से संबंध रखते थे। वो जो परंपरागत राजनीति विज्ञानी करते थे, केवल उनका जो दृष्टिकोण था या उनका जो दायरा था, वो वहीं तक था जो केवल नैतिक मूल्य और आदर्शों से संबंधित उसका जुड़ाव हो या उससे संबंधित कुछ विषय हो। लेकिन व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के आधार पर खड़ा करने का कार्य किया। वास्तविक तौर पे उसको एक जो घटनाक्रम है, जो उसकी चुनौतियां हैं, जो उसकी समस्या हैं, जो उसकी मतलब उसके सामने एक प्रकार के चैलेंज है, उनके सामने खड़ा करने का काम किया। अब ये बिल्कुल मूल्यों को, आदर्शों को, कल्पनाओं को, सौपन वाली बातों को यकीन नहीं करते हैं, बल्कि वास्तविकता, यथार्थ पर चलने को प्रेरित करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजविज्ञानी का संबंध क्या है
ठीक है, क्या है इससे, न कि क्या होना चाहिए। आई बात समझ में? जो है दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, जो दिखाई दे रहा है, जो आपको घटित हो रहा है, उसकी बात करो, न कि क्या होना चाहिए। आदर्शवादी बातों को उन्होंने त्याग दिया। तो व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति के राजनीतिक विश्लेषण की इकाई बनाने पर जोर दिया। व्यवहार पहले जो परंपरागत राजनीति संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, मैंने आपको बताया ना, केवल औपचारिक अध्ययन किया जाता था, फॉर्मल स्टडीज़ की जाती थी। अब उन्होंने इनफॉर्मल मतलब व्यक्ति का राजनीतिक विश्लेषण, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा, जो कि एक नवीनता थी। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, और इस प्रकार राजनीति विज्ञान को उसमें एक प्रकार की एकता और आधुनिकता के जो तत्व प्रदान किए, ये किसने किए? व्यवहारवाद ने किए। इसलिए व्यवहारवाद को हम केवल एक दृष्टिकोण माने, ये हमारी गलती होगी। चौथा, व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धति और नए मापों को नूतन क्षेत्र प्रदान किए। हमको ये बताया अनुभववाद, यथार्थवाद, अनुभववाद, बुद्धिवाद जैसे और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से हमें एक नई दृष्टि मिली, हमें नई पद्धतियाँ मिली, जो प्राय शुद्ध विज्ञान में, विशुद्ध विज्ञान में प्रयोग किए जाते थे, वो हमारे समाज विज्ञान में भी प्रयोग होने लगे, तथा नए मापक और नए क्षेत्र प्रदान किए। ये किसकी देन है? ये व्यवहारवाद की देन है। व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप ही राजनीति विज्ञान, आपने देखा होगा, जो पहले कभी पद्धतियाँ प्रयोग नहीं की जाती थी, अब प्रयोग किए जाने लगी। जैसे साक्षात्कार प्रणाली, मूल प्रश्नावली प्रणाली, सर्वेक्षण प्रणाली, केस स्टडीज, अंकशास्त्रीय प्रणाली, सोशियोमेट्री आदि अपनाने की ओर राजनीति विज्ञान प्रेरित हुआ। और राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान व्यवहार वरन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्ययन का भी इस पद्धति के आधार पर किया जाने लगा। ये हमारी उपलब्धि मानी जाती है, और नहीं तो क्या माने इसको। ठीक है, इसलिए सैलापुल के शब्दों में अगर हम कहें कि जब हमारा अनुशासन एक नए सामंजस्य, एक सुखद एकता और आत्मविश्वासपूर्ण अभिज्ञान का अनुभव करता है, जो कि स्वस्थ और शीघ्र वर्धन के अनुकूल है, तो हमारे लिए बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए देखें कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को राजनीति का विज्ञान, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बनाने का लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसके लिए स्वयं संयुक्त राज्य में 5000 से अधिक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम के अन्य प्रदेशों में राज्य वैज्ञानिकों भी आगे बढ़ रहे हैं। वस्तुतः ये है कि आज सभी समाज वैज्ञानिक परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, और राजनीति में व्यवहारवादी उपागम वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रतीक माना जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। फिर भी कुछ ऐसे विचारक हैं हमारे राजनीति विज्ञान में, जो ये बताते हैं कि इसकी कुछ आलोचना भी है, इसके कुछ कमियां भी हमें दिखाई देती हैं। क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आलोचना है, एक एक करके वो भी हम समझते हैं, देखते हैं। देखिए, एक व्यवहारवाद की जहाँ कुछ उपयोगिता है, तो वहीं व्यवहारवाद की कुछ दुर्बलता भी मिलेगी, कुछ कमियां भी मिलेगी। तो उसमें किस प्रकार की कमियां हैं, तो पहला ये देखते हैं कि व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख कोई कमजोरी है, तो वो है मूल्य निरपेक्षता। मतलब ये मूल्यों से दूरी बनाकर चलता है, मूल्यों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, मूल्यों को त्यागता है, जबकि मूल्यों के स्थान पर किसकी बल देता है? तथ्य की, फैक्ट पर बल देता है, जिसके फलस्वरूप राजनीति विज्ञान नीति निर्माण, सक्रिय राजनीति, समाज की तात्कालिक दूरगामी समस्याओं आदि से पूर्णतः पृथक हो गया है। और यदि मूल्य निरपेक्षता ही हमारा ध्येय है, तो फिर प्रजातंत्र, तानाशाही सभी व्यवस्था बिल्कुल समान हो जाती है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे अर्नाल्ड बेस्ट ने 20वीं सदी की दुखांत घटना कहा है। लियो स्ट्रास के अनुसार मूल्य निरपेक्षता परिणाम गटर ही विजय हो सकता है। यही हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं, हम मनुष्य हैं, राजनीति विज्ञान में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, समाज की अलग अलग घटनाक्रम का अध्ययन किया जाता है। हम कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरह निर्जीव तो है नहीं, जो यूँ कहें कि बस इसमें 2 + 2 = 4, या जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? तो वो बिल्कुल फैक्ट होते हैं। इसी प्रकार से प्रयोग अगर आप राजनीति विज्ञान में करने चले, तो यहाँ पर आपको नहीं चलेगा। हम मनुष्य हैं, विचारशील हैं, गतिशील हैं। आज हमारा जो विचार, जो सोच हमारे दिमाग में है, जरूरी है कि आने वाले समय 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 महीने, 2 साल के बाद वो की वही रहेगी, बदलाव आता रहेगा, स्थिति बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी। तो आप केवल मूल्यों को छोड़ते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो प्रेरणा होती है, हमें जो प्रेरणा प्रदान करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, वो मूल्यों से मिलता है। तो आप मूल्यों से बिल्कुल दूर हो गए, ये बात सही उपयुक्त नहीं बैठती है। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में आप काम करते हो, तुम नीति किसके लिए बना रहे हो? ऑक्सीजन के लिए बना रहे हो, या हाइड्रोजन के लिए बना रहे हो, या H2SO4 किसके लिए बना रहे हो? HCl के लिए बना रहे हो? नहीं ना, मानव के लिए। तो मानव के लिए, तो मानव किस प्रकार का है? मानव मूल्यों से संचालित होता है। आप कोई भी काम करते हो तो पहले आपके दिमाग में विचार आता है कि मैं काम करूँ ना करूँ, मेरे लिए अनुकूल रहेगा नहीं रहेगा।
अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, और खुद का आत्मा की आवाज़ आती है कि नहीं ये मत कर, ये कर। तो ये आप सब अपने अपने विचारों से और अपने मूल्यों से, अपने संस्कारों से प्रभावित होते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर आपको मूल्य से बिल्कुल परे नहीं हट सकती। फिर सक्रिय राजनीति और समाज की जो भी समस्याएं आती है, जो भी चुनौतियाँ आती हैं, उनको दूर कौन करेगा? समाज तो गतिशील है ना। फिर तो यहाँ आप यूँ समझ सकते पूरी तरह से आप मूल्यों से निरपेक्ष रहे, ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं बैठता है। फिर तो आप क्यों कहें कि मूल्य निरपेक्षता है, ये हमारा ध्येय है, तो फिर आप प्रजातंत्र और तानाशाही दोनों को एक समान मानो, क्योंकि दोनों तो शासन व्यवस्था है। लेकिन दोनों में फ़र्क नहीं क्या, प्रजातंत्र क्या होता है और तानाशाही क्या होती है, दोनों में बहुत कुछ फ़र्क है। फिर किस आधार पर उसको अलग करोगे? तो वही बात है, आपने सबसे बड़ी गलती की है व्यवहारवाद ने कि वो मूल्यों से निरपेक्ष रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। फिर दूसरी कि व्यवहारवादी एक साथ ही मर्यादित और अहंकारी दोनों रूपों में सामने आते हैं। व्यवहारवादी हैं वो एक साथ ही लिमिटेड भी हैं, कुछ सीमा तक भी हैं, कहीं से ज़्यादा आगे भी बढ़ जाते हैं। एक और तो वे अपने निष्कर्षों, मान्यताओं आदि को सापेक्ष मानते हैं, इस दृष्टि में वे पूरी तरह से मर्यादित हैं। लेकिन जब दूसरी आप देखते हैं तो वे किसी ऐसे तत्व के अस्तित्व को महत्व देने के लिए तैयार नहीं है जिससे गिना तोला या नापा ना जा सके। यह उनकी विचारधारा का अहंकारी पक्ष है। इस दृष्टि से उनमें और वह धार्मिक कट्टरपंथियों में किसी प्रकार अंतर ही नहीं रह जाएगा। फिर इसलिए ये चीज़ दोनों को प्रभावित करती है। तीसरा, रेमिनी, क्रिकपैट्रिक, डेल, डॉयस और यूलोव, इन्होंने भी ये आलोचना की है कि व्यवहारवादियों ने अब तक मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत नहीं किया। मतलब आपने मानव व्यवहार के अध्ययन की जो बातें की हैं, वास्तव रूप से वो विज्ञान प्रस्तुत ही कर ही नहीं पाए आप। यदि वे लाखों डॉलर इस व्यवसाय लक्ष्य की पूर्ति के लिए खर्च कर चुके हैं, एक विश्वसनीय, व्यापक और संतोषप्रद राजनीति विज्ञान अभी तक मृग तृष्णा ही बना हुआ है। इतना कुछ खर्च करने के बाद भी कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। जिस प्रकार से हमने एक कल्पना की थी कि हमें इस प्रकार से हम विज्ञान बनाना चाहते हैं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यूँ कहें कि विश्वसनीय, व्यापक और संतोषप्रद राजनीति विज्ञान का अभी तक हमारे लिए सपना ही रह गया, एक मृग तृष्णा ही बना हुआ है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो चुका है। जो कह रहे थे कि इस प्रकार होगा, वो कहाँ हुआ। चौथा कि दुर्भाग्यवश व्यवहारवाद इस बात को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के तथ्यों में भारी गंभीर अंतर है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये भूल गए, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की बनाने की ओर चल पड़े। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल है, अत्यधिक परिवर्तनशील है, न्यून मात्रा में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और कम समरूप और कार्य के उद्देश्य से परिपूर्ण होते हैं। फिर जब इतना बहुत कुछ बदलाव है और इन कारणों से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान समकक्ष बनाने का प्रयास बहुत ही कठिन होगा, ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा। फिर आप किस प्रकार से इसको सिद्ध कर पाओगे। दूसरी मतलब नेक्स्ट इनकी जो कमी है वो ये है कि व्यवहारवादियों की कमजोरी उनकी द्वारा जो पद्धतियों पर अत्यधिक जोर देने का कारण है। उन्होंने जब सबसे ज़्यादा पद्धतियों पर जोर दिया, शुद्धता की तरफ भागे वो। एवरी रिचर्डसन का एक कथन है कि ये महत्वपूर्ण को छोड़कर अमहत्वपूर्ण विषयों के संबंध में तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने में लगे रहे। जिस पर ध्यान देना था उस तरफ ध्यान दे नहीं पाए, और जिस तरफ ध्यान नहीं देना था ऐसे विषयों की तरफ, तथ्यों के पीछे भागे पड़े। बस तथ्य आंकड़े कलेक्शन करते रहे, डेटा कलेक्शन करते रहे। ऐसा डेटा का कोई उपयुक्त नहीं, महत्व ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से छठा है कि क्रिश्चियन बे के अनुसार इसकी विज्ञान स्थापना की धुन का परिणाम राजनीति से बचने में निकला। मतलब कटु शब्दों में इसका प्रयोग करते हुए अल्फ्रेड कॉबर्न ने कहा है कि व्यवहारवाद राजनीति के खतरनाक चक्कर से बचने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा आविष्कृत युक्ति है। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान स्थापना की जो धुन है, धुन का जो परिणाम है राजनीति से बचने का एक रूप के रूप में निकला, और कुछ नहीं है बस इनके पास। ठीक है, तो व्यवहारवादियों की स्थिति इस दृष्टि से असंगतिपूर्ण है कि एक और वे अपने आप को मूल्य निरपेक्षतावादी बताते हैं अपने आप को कि हम मूल्यों से निरपेक्ष हैं, मूल्यों से दूर हैं। लेकिन दूसरी ओर एक भी ऐसा व्यवहारवादी नहीं है जो उदार प्रजातंत्र में विश्वास ना करता हो। अगर कोई कह दे कि नहीं मैं उदार प्रजातंत्र में विश्वास नहीं कर, उसके तानाशाही को पसंद करता हूँ, अधिनायकवाद को पसंद करता हूँ, ऐसा कोई कहने को तैयार नहीं है। तो वस्तुतः ये है कि व्यवहारवादियों में स्थायित्व को पूर्व धारणा के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य बना लिया और वे रूढ़िवादी बन गए हैं। तो इस आधार पर इसकी आलोचना होती है, कुछ कमियां, दुर्बलताएं देखी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्यवहारवाद की क्या सीमा है, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो देखिए, हिंजियुलाव ने अपना एक लेख लिखा था, उसमें उसका टाइटल था सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस मोस्ट ससेप्टेबल ऑफ बिहेवियरिस्टिक ट्रीटमेंट।
इसमें राजनीति व्यवहार के सभी क्षेत्रों को व्यवहारवादी अध्ययन के योग्य मानता है, किंतु सिबली व्यवहारवाद की कुछ सीमाओं को उल्लेख करता है। किस किस प्रकार की व्यवहारवाद की सीमा है उनको हम समझते हैं। तो देखिए, व्यवहारवाद अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, आपको अच्छे ढंग से पता है, क्योंकि मूल्यों को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, साधन, राग द्वेष, झुकाव, पक्षपात आदि ऐसे तत्व हैं जो उसके व्यवहारवाद अध्ययन को प्रभावित करते हैं। उसके द्वारा अध्ययन के विषयों का जो चयन किया जाता है वह भी उसके अपने मूल्यों विचारधाराओं से ही प्रभावित होता है। तो फिर बिल्कुल दोनों विपरीत स्थिति बनी नहीं बनी इस प्रकार से। दूसरा है, जैसे ही व्यवहारवादी क्रांति को अपनाकर राजनीतिक अन्वेषण का श्री गणेश कर दिया जाता है, व्यवहारवादी पद्धति को अपनाकर राजनीतिक अन्वेषण यानी अनुसंधान का जो शुरुआत की जाती है, वैसे ही व्यवहारवादी अध्ययन से प्राप्ति की निश्चित सीमा सामने आने लगती है। जैसे आप देखेंगे, राजनीति में मानव व्यवहार की व्याख्या नियंत्रित परिस्थितियों विशिष्ट मान्यताओं के अंतर्गत ही की जा सकती है। मनुष्य भविष्य में किस प्रकार का आचरण करेंगे, ये पूर्व कथन समान परिस्थितियों के होने पर ही किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अपन असमान परिस्थितियों में ऐसे भविष्य कथन करें। तीसरा, ऐसी समान अवधारणाओं को प्राप्त करना बेहद कठिन है जो कि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित दोनों के लिए अर्थपूर्ण हो। चौथा, कभी कभी व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जाती हैं जो व्यवहारवादी तरीकों से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उस पर लिमिटेशन ज़बरदस्त तरीके की है। व्यवहारवाद के आधार पर किया गया अध्ययन अध्येता को समसामयिक राजनीति के उपादानों से अलग कर देता है। व्यवहारवाद के अतिरिक्त अन्य उपागमों का आश्रय लेकर ही अध्येता अपने आप को अन्य उपादानों से संयुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, नीति निर्माण संबंधी मामलों में राजनीति के लिए व्यवहारवाद और व्यवहारवादियों का उपयोग बहुत अधिक सीमित हो जाता है, क्योंकि नीति निर्माण में एक नहीं वरन अनेक तत्व महत्व रखते हैं। अनेक तत्वों से मिलकर या उसमें अध्ययन करके ही नीति का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर भी एक पर यूँ देखा जाए तो व्यवहारवादी उपयोग बहुत लिमिटेड हो जाता है। राजनीतिक जीवन में हमारे द्वारा किससे श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए, इस विषय पर व्यवहारवाद पर्याप्त प्रकाश डाल सकता है और उन परिस्थितियों में उस मूल्य की असफलता के बारे में पूर्व कथन कर सकता है। किंतु परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती है और कोई भी व्यवहारवादी सभी परिस्थितियों के लिए अंतिम मूल्य का चुनाव भी नहीं कर सकता। ये भी एक प्रकार की उस पर सीमा है। इन सब के अतिरिक्त व्यवहारवादियों ने तात्कालिक और गंभीर समस्याओं से अपने आप को अलग करके आराम कुर्सी वाले बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल हो गया। वे इंद्रियपुरी के निवासी बन गए। मतलब आप समझ सकते हो कि व्यवहारवादियों ने अपने समय की जो भी तात्कालिक चुनौतियाँ समाज और मानव समाज और वैश्विक समाज के सामने थी, उनकी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। बिल्कुल एक बंद प्रयोगशाला में रहकर, एसी वाले कमरों में बैठकर आराम वाली कुर्सियों पर बैठकर एक बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल हो गए जो बंद कमरों में विचार करने वाले थे। अरे हमारी समस्या तो बाहर की है, मानव समाज की जो चुनौतियाँ उनके लिए तो आपने कुछ किया नहीं, केवल तथ्यों के पीछे भागते रहे। मतलब यूँ कहें कि आप अपने पथ से भटकने वाली स्थिति पर चल पड़े, जिसका आपने जो भी प्रयोग किए, जो भी पर्यवेक्षण किए, जिसका कोई हमें रिजल्ट न तो मिला और न दिखाई दिया, तो उसका कोई उपयुक्त भी नहीं रहा। इसलिए उनको कहा जाने लगा कि वे इंद्रपुरी के निवासी हैं अथवा स्वर्गलोक के वासी के जैसे लोग, वो जो आरामदायक जीवन जीने वाले हैं उसी प्रकार से ये लोग हो गए। इसलिए व्यवहारवाद की इन सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए मियान ने कहा है कि हम समस्त साधनों द्वारा अनुभववादी ज्ञान को दुहें, किंतु कहीं उसे पूज्य न बना दें। ये हमें ध्यान रखना होगा।